स्वागत है आपका एक बार फिर। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर। बेसिकली जो बच्चे इंग्लिश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, और आर्मी क्लर्क में आपको पता है कि 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। तो ये वीडियो स्पेशल आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे आर्मी क्लर्क के लिए, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरी ग्रामर को यहाँ कवर करने की जो मेन रूल हैं, पूरी ग्रामर तो नहीं हो सकती लेकिन जो मेन रूल हैं और जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है ज्यादा से ज्यादा, तो मैं उन रूल्स को कवर करने की यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए आप, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको समय पर और भी अच्छे अच्छे वीडियो, जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश आपकी समस्या है तो नहीं रहेगी, आप इन वीडियोस को देखते रहें। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं हम, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर को, और स्पेशली आर्मी क्लर्क के लिए। आर्मी क्लर्क के लिए जो इंग्लिश है उसकी बात अपन यहां पर करने वाले हैं। आर्मी क्लर्क, आर्मी क्लर्क के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और ये क्लास है इंग्लिश की, और मेन जो चीजें हैं इंग्लिश ग्रामर की, उन सब को कवर करने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, और आपको अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त होंगी यहां से। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं ग्रामर के कुछ रूल्स डिस्कस करने वाला हूं आपसे। इंग्लिश ग्रामर के रूल्स, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं रूल की बात करूंगा। यहां पर जो रूल हैं मेरे, वो टेंस से संबंधित है। यहां पर मैं टेंस से संबंधित कुछ रूल्स की बात करने वाला हूं। वैसे तो दोस्तों टेंस अपने आप में एक पूरा बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मुख्य जो रूल हैं टेंस के, उनकी बात अपन यहां पर करेंगे, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। टेंस से रिलेटेड बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस होता है जो एक, उसमें एक इफ क्लोज होता है, ओके, और एक होता है मेन क्लोज। इफ क्लोज और एक मेन क्लोज होता है। क्लोज से आप बस ये समझ ले कि क्लोज का अर्थ होता है सेंटेंस, मतलब सब सेंटेंस होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच हैव हिज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, उसको अपन क्लोज कहते हैं, यानी कि उपवाक्य। हिंदी में क्या बोलेंगे अपने, उपवाक्य। तो अगर किसी सेंटेंस में इफ क्लोज है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दे रखा है, और अपन उसके मेन क्लोज में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लिख सकते हैं। साथ ही हम लिख सकते हैं यहां पर विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो मेन क्लोज है, ये वाला मेन क्लोज जो है, अगर ये पैसिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में हो, फिर ये जो विल प्लस या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म है ना, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है विल बी, या फिर ये हो जाता है शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो आइए इस रूल पर आधारित अपने कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, मान लो क्वेश्चन है इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, और कॉमा यू विल गेट सक्सेस। ये तो है दोस्तों एक करेक्ट सेंटेंस। और करेक्ट सेंटेंस कैसे है, देखो कोमा से पहले का ये जो पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं इफ क्लोज, क्योंकि इसमें इफ आ रहा है। और कोमा के बाद वाले सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, मेन क्लोज। ये वाला मेन क्लोज और ये वाला इफ क्लोज। जिस सेंटेंस के पार्ट में इफ होता है उसको इफ क्लोज कहते हैं, और जिस सेंटेंस के पार्ट में इफ नहीं होता, कोमा के बाद वाला पार्ट मेन क्लोज कहलाता है। अब यहां पर हमारा रूल ये था कि इफ क्लोज में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एससीएस है, तो अगले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एससीएस भी हो सकता है, और विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं इफ वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इधर वाले पार्ट में हम देख रहे हैं कि यहां पर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है।
तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म तो आ सकता है। अगर इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ सकता है इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। लेकिन हमारे एग्जाम में यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही क्वेश्चन पूछा जाता है एरर का। मान लो ये सेंटेंस एरर का होता तो ऐसे लिखते कि इफ यू कॉल मी, एक दूसरा सेंटेंस बता रहा हूं मैं इसी स्ट्रक्चर पर। इफ यू कॉल मी आई डिड नॉट कम एंड नो एरर, ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस का ए पार्ट है, ये सेंटेंस का बी पार्ट है और ये सेंटेंस का सी पार्ट है और ये नो एरर। अब इस सेंटेंस में कोई हमसे पूछे क्या एरर है, तो हम देख रहे हैं कि इफ वाला पार्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अगले पार्ट में क्या आना चाहिए, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो यहां पर क्या आना चाहिए, डिड नॉट कम की जगह यहां पर अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यहां पर हम लिखेंगे आई शैल नॉट कम। इफ यू कॉल मी आई शैल नॉट कम, ऐसे हो सकता है, इसलिए इस सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है। और कभी कभी दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे इफ शी कुक्स फूड, ये क्वेश्चन है और यहां पर है आई, इधर है स्पेस और यहां पर है ईट इट। अब मान लो यहां पर अपने को ऑप्शन देता है एक कि एट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, और यहां पर अपने को बी ऑप्शन देता है हैड इटन, और यहां पर अपने को तीसरा ऑप्शन देता है ईट, और यहां पर चौथा ऑप्शन देता है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों यहां पर देखिए इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, इफ यानी कि ये वाली बात। तो अगले पार्ट में ये भी सही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस भी सही है, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म भी सही है। तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म तो दे नहीं रखा, तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इस रूल पर आधारित इस चीज को अपने को देखना है। तो ये हुआ एक रूल। अगले रूल की और बात कर लेते हैं। अगले रूल की बात करेंगे अपने। अगला रूल क्या है देखें। अगला रूल है यहां पर अपना रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 की बात करें, मान लो इफ क्लोज है, इफ क्लोज है और फिर यहां पर मेन क्लोज है, एक इफ क्लोज है और एक मेन क्लोज है। अगर इफ क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो फिर क्या होगा दोस्तों, तो फिर इधर हो जाएगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, या फिर कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, या फिर माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये चीजें हो सकती है। लेकिन ये वाला पार्ट, ये जो मेन क्लोज है ना, ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट पैसिव वॉइस में हो, अगर ये वाला पार्ट पैसिव वॉइस में हो, तो ये जो वुड कुड माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म है ना, इनको हम ऐसे लिखेंगे वुड कुड, मैं ओनली वुड लिख रहा हूं, कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आप ऐसे कर सकते हो। तो रूल समझ में आया होगा आपको। इफ वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म है तो मेन क्लोज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो सकता है। और अगर ये वाला सेंटेंस मेन क्लोज वाला पैसिव में होगा तो फिर ये वुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, कुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, माइट बी प्लस थर्ड फॉर्म होगा। तो अब अपने एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। सेंटेंस ये है कि इफ यू वेंट आगरा, इफ यू वेंट आगरा you would see the Taj Mahal, you would see the Taj Mahal, ये सेंटेंस है। अब देखो बच्चों, यहां पर इफ वाला पार्ट है, ये इफ क्लोज है कोमा से पहला, और ये वाला जो क्लोज है वो मेन क्लोज कहलाएगा।
अब इस इफ वाले क्लोज में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकेंड फॉर्म आ रही है, तो अगला वाला जो पार्ट होगा उसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो ये रहा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। बट ऐसे ही सेंटेंस की बात करें तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, क्वेश्चन एग्जाम में एरर का भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स का भी। तो मैं पहले एक एरर का क्वेश्चन बना के बताता हूं आपको। जैसे इफ शी abused me, if she abused me, I will not abuse her और नो एरर। ये मान लीजिए आपके पास कोई एरर का क्वेश्चन है, ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी पार्ट और ये पूरा सी पार्ट और ये इसका डी पार्ट। अब देखते हैं क्या एरर है। ये इफ वाला पार्ट है और यहां पर स्टूडेंट्स आ रही है सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकेंड फॉर्म। तो अगले पार्ट में क्या है, वुड, कुड, माइट, इनमें से कोई भी फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बट यहां पर तो लिख रहा है विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। विल नॉट नहीं हो सकता, यहां पर होगा आई वुड नॉट एब्यूज। फर्स्ट फॉर्म तो ठीक है, लेकिन यहां पर विल नॉट की जगह वुड नॉट आना चाहिए। तो ये एरर कौन से पार्ट में हुई, सी पार्ट में। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इफ दे प्ले हेयर, इफ दे प्लेड, इफ दे प्लेड हेयर, आई कैन नॉट, इसको फिल इन द ब्लैंक्स वाला बना लेते हैं। चलो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन बनाते हैं इसको। तो आई स्पेस अलाउ देम, मान लो ये सेंटेंस है और आपके पास ऑप्शन है आई कांट अलाउ देम या आई वुडेंट अलाउ देम। अलाउ भी साथ रहेगा, अलाउ लिख लेते हैं हमने। चलो यहां पर अलाउ और यहां पर भी अलाउ, आई वुडेंट अलाउ। और सी ऑप्शन है आई वुड नॉट अलाउड, ऐसे। या फिर डी ऑप्शन है अलाउड, सीधा ही खाली अलाउड। तो आपको पता है कि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अगले पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो यहां पर होगा वुड नॉट अलाउ। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों दूसरा रूल है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावना है। अगले पार्ट की बात करते हैं अपने, कुछ स्लाइड जोड़ लेते हैं हमने, फिर आराम से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हो गए। अब इसकी बात करते हैं। अब अपने नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, और नेक्स्ट रूल है ये कि अगर किसी सेंटेंस के इफ क्लोज और मेन क्लोज की अपन बात करें, अगर इफ क्लोज की बात करें और यहां पर हो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये जो मेन क्लोज है ना इसका, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वुड हैव या फिर कुड हैव या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं अपने, कैसे होगा ये सब। जैसे क्वेश्चन है इफ यू हैड stolen my books, if you had stolen my books, I would have punished you। ये सेंटेंस है।
तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर आ रहा है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इधर आ रहा है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एरर और फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको समझा चुका हूं कि इधर अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो इधर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। अगर इस टाइप के सेंटेंस में एरर देगा तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म की जगह कुछ और दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स वाला सेंटेंस होगा तब भी ऐसा ही इसमें किया जाएगा। तो ध्यान रखना है इसका। तो उसके बाद हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल जो कि मेरी नजर से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर किसी सेंटेंस में इट वॉज दे रखा हो, इट वॉज, और उसके बाद यहां पर दे रखा हो कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, क्या दे रखा हो, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दे रखा हो, इट वॉज प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दे रखा हो और साथ में दे रखा हो अगो, तो बच्चों याद रखना अगो के बाद सिंस का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। तो किसका प्रयोग किया जाएगा, दैट का किया जाएगा यूज। सेंटेंस की शुरुआत इट वॉज से होगी, प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होगा, मतलब समय बताने वाला कोई भी शब्द होगा, उसके बाद अगो दे रखा होगा तो सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा। हाँ, अगर सिंस नहीं है तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, यदि सिंस नहीं है, सॉरी अगो नहीं है, अगो नहीं है, अगर अगो नहीं है तो अकेला सिंस आ सकता है, तो अकेला सिंस, अकेला सिंस जो है वो सही माना जाएगा। मैं इसको एक सेंटेंस से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए देखते हैं ये सेंटेंस। सेंटेंस ये है कि इट वॉज 2 days, it was 2 days ago since he met me, और यहां पर है नो एरर। तो ये सेंटेंस का है ए पार्ट, ये है सेंटेंस का बी पार्ट, ये है सेंटेंस का सी पार्ट और ये है डी। अब सेंटेंस की शुरुआत हो रही है इट वॉज से, 2 days टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, अगो, अगो के साथ सिंस नहीं आ सकता, अगो के साथ क्या आ सकता है, दैट आ सकता है। तो ये यहां पर मिस्टेक है, इसका यहां पर अपने को ध्यान रखना है। तो एक रूल ये हो गया। अब आगे रूल्स की बात करते हैं, अपने अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला रूल जो है वो भी टेंस से संबंधित है। याद ये रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में एक तरफ विल हैव या फिर शैल हैव, विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो याद रखना अगले पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। इट मींस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एससीएस, ये वाली चीज बनेगी, ये वाला नियम बनेगा। ठीक है, इसको अपने एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगी ये बात। जैसे यू विल हैव plucked, you will have plucked flowers before the gardener comes। ये सेंटेंस है। तो देख लो इधर विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ये कह रहा था एक तरफ विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो तो अगले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एससीएस आना चाहिए। या तो फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एससीएस होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो एससीएस होगा। तो यहां पर भी मैं एरर का क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, आप खुद देख लें, समझ लें। जब भी सेंटेंस में मिस्टेक आएगी तो या तो इधर गड़बड़ करेगा या इधर गड़बड़ करेगा, आपको ऐसी गड़बड़ को पहचानना होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल ये है कि आपको ये देखना है कि अगर कभी भी यहां पर बाय दे रखा हो या टिल दे रखा हो, बाय या टिल है और प्लस साथ में है फ्यूचर का टाइम, फ्यूचर का कोई टाइम दे रखा है, जैसे अगले साल, अगले महीने, है ना, कल, आने वाले कल की बात करें, तो आप आंखें बंद करके यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, विल हैव
या फिर शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है यहां पर। कब? जब बाय या टिल के बाद फ्यूचर का कोई भी टाइम दे रखा हो। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा बच्चों आपको कि ऐसे हो सकता है कि ही विल हैव returned my books, he will have returned my books till next Sunday। मान लो ये सेंटेंस है, तो यहां पर हमने विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। और क्यों किया है? क्योंकि टिल के बाद नेक्स्ट संडे जो है ये फ्यूचर का एक टाइम दे रखा है। और एक बहुत चिर परिचित रूल है जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अगर सेंटेंस में एक तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होती है तो सेंटेंस के दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म होती है। डॉक्टर और पेशेंट वाला अच्छी तरह से सब बच्चों को एग्जांपल याद है। ये है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो यहां देखो सेकंड फॉर्म आ रही है और इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना, हालांकि इतने नहीं है, टेंस के बहुत सारे रूल हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य रूल्स हैं टेंस के, इनको आपको पढ़ के जाना ही जाना है। अब मैं आगे किसी और टॉपिक की बात करता हूं। किसी और टॉपिक में जो टॉपिक बनता है ना प्रोनाउन, उसमें प्रोनाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, उसमें प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ठीक है। इंपॉर्टेंस इसलिए ठीक है कि इसमें कुछ एक अच्छे रूल हैं, जिनमें सबसे पहले बात करें हम तो दैट के कुछ अच्छे रूल हैं। और दैट जो होता है ना, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो अगर दैट की बात करें ना, तो यहां मैं यूज बता रहा हूं दैट के। पहला यूज तो ये है कि इसका यूज जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। सुपरलेटिव डिग्री में होता है पर्सन या प्लेस या थिंग के साथ। और दूसरी बात, अगर किसी सेंटेंस में एक पर्सन और एक थिंग भी हो सकती है या फिर एक एनिमल हो, तो ऐसे सेंटेंस में हमें दैट का यूज करना होगा। और तीसरा रूल ये है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत हु से हो जाए या व्हाट से हो जाए या विच से हो जाए और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा हो और बीच में अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है तो वो सिर्फ दैट हो सकता है और कोई नहीं। और चौथा रूल है दोस्तों ये कि अगर किसी सेंटेंस में द सेम आ जाए, द ओनली आ जाए, द सेम, द ओनली, द लिटिल, तो ऐसे सेंटेंस में भी हमें किसका यूज करना होता है? ऐसे सेंटेंस में भी हमें दैट का यूज करना होता है। और पांचवा रूल ये है कि नो प्रीपोजिशन बिफोर दैट से पहले किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होना चाहिए। ये अगला रूल है हमारा। तो यहां पर अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर एक सुपरलेटिव डिग्री आप सबको पता है, इसके साथ आर्टिकल द भी आता है, सॉरी, और दैट का भी यूज होता है, लेकिन मैं इसका कोई एग्जांपल नहीं दे रहा, ये तो बहुत ही आसान चीज है। जैसे मिस्टर शर्मा, मैं लिख ही देता हूं, चलो, मिस्टर शर्मा इज द बेस्ट पर्सन। और अगर मैं ऐसे लिख दूं हु इज माई नेबर, तो ये गलत है। यहां पर हु क्या आना चाहिए? दैट, क्योंकि यहां पर द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए दैट आएगा। पर्सन और एनिमल हो तो सेंटेंस में दैट का प्रयोग होता है। जैसे अपन कहते हैं बोथ द राइडर
the rider and the horse, both the rider and the horse which fell down, were wounded, were wounded। दोनों घुड़सवार और घोड़ा जो नीचे गिरे जख्मी हो गए। तो दोस्तों अगर ये एरर का क्वेश्चन होता, ये सेंटेंस का ए पार्ट हो गया, ये सेंटेंस का बी पार्ट हो गया और ये सेंटेंस का सी पार्ट हो गया और लास्ट में एन ई इसका मतलब है नो एरर। तो देखो ये राइडर कोई पर्सन है, हॉर्स कोई एनिमल है, तो बीच में क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए दैट। ऐसे ही थिंग भी होता, मान लो ड्राइवर और कार होता तब भी अपन दैट का प्रयोग करते हैं। और अगर सेंटेंस की शुरुआत हु व्हाट या विच से होगी तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा तब भी दैट आएगा। जैसे हु एम आई, हु एम आई, हु स्कोल्ड यू, हु स्कोल्ड यू। मान लो ये सेंटेंस है तो हु से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो बीच में क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए। इसी तरह द सेम द लिटिल होगा तब भी दैट का प्रयोग होगा। यही एग्जांपल लिख लेते हैं अपने कि मैन इज द ओनली एनिमल विच कैन थिंक। मनुष्य एकमात्र ऐसा पशु है जो सोच भी सकता है। तो यहां पर द ओनली आ रहा है इसलिए अपने विच का यूज नहीं करेंगे, यहां पर किसका यूज करेंगे, अपन दैट का यूज करेंगे। तो और प्रीपोजिशन भी दैट से पहले नहीं आता है, इसको भी आपको समझ लेना है। प्रीपोजिशन दैट से पहले नहीं आता है, इसको भी अपने को देख लेना है। और इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में की बात करें तो दैट ही है। और एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है और एक एम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन कौन से होते हैं दोस्तों, जिनके पीछे सेल्फ हो या फिर जिनके पीछे सेल्स हो। वो ये सिंगुलर के लिए होता है, ये प्लूरल के लिए होता है, उसको बोलते हैं। यहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। जैसे आई एंड, आई से ना स्टार्ट करके इसको अपने शी से स्टार्ट करेंगे। शी एंड माई सेल्फ वेंट टू सी ए मूवी। ये सेंटेंस है और नो एरर, एन ई में लिख रहा हूं मैं इसको। ये सेंटेंस का ए पार्ट है, ये सेंटेंस का बी पार्ट है, ये सेंटेंस का सी पार्ट है और ये डी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वेंट वर्ब है और इससे पहले जो सेल्फ वाला वर्ड आ रहा है ना, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर वर्ब से पहले सेल्फ या सेल्स वाला वर्ड होता है वो एम्फेटिक होता है और वर्ब के बाद में होता है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो ध्यान ये रखना है कि शी एक सब्जेक्ट है, एंड कंजक्शन है और ये दूसरा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता अकेला। वेंट से पहले सेल्फ वाला वर्ड अकेला नहीं आ सकता। हाँ, इससे रिलेटेड कोई प्रोनाउन पहले लिख लो। शी एंड आई माई सेल्फ वेंट टू सी ए मूवी। अगर अपन ऐसे लिखेंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ये अकेला माई सेल्फ वाला वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये रूल आपको पता ही है, 2, 3 और 1। 2, 3, 1 का मतलब है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन इसी सीक्वेंस में रहते हैं। और अगर आपको पता नहीं है सेकंड पर्सन तो सेकंड पर्सन होता है यू, और अगर आपको पता नहीं है थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन होता है ही, शी और दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं। और आई और वी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। इनकी यही सीक्वेंस होती है, इसी सीक्वेंस में इनको लिखना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहें यू ही एंड आई, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तो ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। इनकी यही सीक्वेंस होने चाहिए। अगर इस सीक्वेंस में गलती हुई तो सेंटेंस में एरर होगी। और ये भी जरूरी नहीं है कि ये तीनों ही आने चाहिए, कोई दो भी आ सकते हैं। मान लो सेकंड और थर्ड पर्सन होता 23 बनना चाहिए, थर्ड और फर्स्ट पर्सन है तो 21 बनना चाहिए, सेकंड और फर्स्ट पर्सन है तो 21 बनना चाहिए। इनकी यही सीक्वेंस है।
ओके। और दूसरी बात ये याद रखना कि अगर सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन है तो आगे जो प्रोनाउन आएगा ना वो रहेगा, ठीक है। और सेकंड और फर्स्ट पर्सन जुड़े होंगे तो भी आएगा, और अगर थर्ड और फर्स्ट पर्सन जुड़े हैं तो भी आएगा, और अगर सेकंड और थर्ड पर्सन जुड़े हैं तो फिर योर आएगा। इस बात को भी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। मैं एक एरर से एक क्वेश्चन बना के बताता हूं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता कि यू एंड ही वेंट आर होम, ऐसे लिखते तो ये यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड। ये वाले रूल को मैंने लगाया यहाँ पर। तो यहाँ पर यू सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है ही, तो आगे योर आना चाहिए, ये गलत हो गया। क्या आना चाहिए, योर होम। हाँ, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन होता तब आ रहा था, सेकंड और फर्स्ट पर्सन होता तब आ रहा था, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो आ रहा था। तो इस क्लास में तो इतने ही रूल बता रहा हूं मैं। एक पार्ट, दो पार्ट और भी अपने बनाते हैं। अगले एक दो पार्ट को और देखना है आपको, तो आपके जो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित डाउट है वो क्लियर होंगे। इसके अलावा बच्चों कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, आपके डाउट को पूरा करवाया जाएगा। और कौन सा टॉपिक आपको करवाना चाहिए एग्जाम से पहले, आज रात को अपने एक वीडियो और बना लेंगे, और या फिर अपने कल सुबह और वीडियो बना लेंगे जिसमें और आपके लिए कुछ अच्छे से रूल मैं आपको बताऊंगा। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को जरूर बताएं ताकि उनको भी फायदा हो सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।